तो यूपी की सियासत में रेड के बाद अब फोन टैपिंग पर राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश के दावे के बाद सीएम योगी ने उन पर पलटवार किया तो प्रियंका ने भी टैपिंग पर केंद्र और राज्य सरकार को घेर लिया है। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी रोज शाम को अधिकारियों के साथ बैठकर हमारा फोन सुनते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी इसी आरोप को दोहरा दिया। फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। सरकार का कर्तव्य क्या होता है? उनको समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। बनाया है अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए बीजेपी हमारे फोन टैप करवा रही है। सीएम, जैसा आपने सुना, रोज शाम को हमारे फोन सुनते हैं। जांच एजेंसियों के जरिए हमें डराने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सरकार बदलेगी तो उधर भी बुलडोजर चलेगा। कौन नहीं जानता उन पे आरोप क्या है। अखिलेश के इस बयान के बाद, जैसा अभी आपने सुना, प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि काम करने के बजाय सरकार विपक्षी दलों के फोन सुन रही है। इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। पीके कह रहे हैं 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनका असर 2024 के चुनाव पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। वो सेमीफाइनल नहीं है 2022-24 का। याद करिए, पीके कहते हैं, याद करिए, 2012 में बीजेपी यूपी में नंबर 3 या नंबर 4 पर थी। समाजवादी पार्टी ने राज्य में जीत हासिल की थी। उससे 2014 के आम चुनाव में कोई असर नहीं पड़ा था। साल 2022 में यूपी का चुनाव देश के चुनाव का सेमीफाइनल नहीं है। 2024 से पहले कई अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए लोकसभा चुनाव पर यूपी के चुनाव का कोई असर नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा है? राष्ट्र की बात में इस पर भी होगी बहस, लेकिन पहले आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। वो बड़ा सीधा सवाल है, क्या अखिलेश प्रियंका के फोन सुनते हैं योगी? और दूसरा, प्रशांत किशोर क्यों बोले 2022 नहीं है 24 का सेमीफाइनल? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से मेरे साथ के शर्मा आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से सुची विश्वास हैं, वो भी जुड़ने वाली हैं, और मेरे साथ दो इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनावी विशेषज्ञ हैं, संजय कुमार सीएसडीएस से और प्रदीप गुप्ता सीएमडी हैं एक्सेस माई इंडिया के। आप सभी का स्वागत। पीके के बयान पर बाद में आऊंगा। के शर्मा, पहले जवाब दीजिए, आप हार से डर रहे हैं इसीलिए अब विपक्षी दलों के फोन टैप करवाने पर उतर आए हैं। के शर्मा, जवाब दीजिए। मानस जी, मैं एक राहुल गांधी के एक बयान को कोट करता हूं, क्योंकि आपने बड़ी प्रमुखता से प्रियंका गांधी किया है, इसलिए मैं राहुल जी का एक बयान आपको सुनाता हूं। राहुल जी ने कहा था एक बार गरीबी को लेके कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है। ये फोन टैपिंग भी जो है ना मानस जी, ये मानसिक अवस्था है। ये एक तरह से ये पहले से एक पृष्ठभूमि बनाना एक इनकी मानसिक अवस्था को दर्शा रहा है। और इसका मैं उदाहरण एक दो और चीजों के साथ में देता हूं। 1.5 महीना पहले अखिलेश जी ने क्या बयान किया? ईवीएम से की बचाव की बात की, ईवीएम पर जो है चुनाव का अपने हार का ठीकरा फोड़ने की बात की थी। फिर उन्होंने चुनाव आयोग पर एक आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग पे आरोप लगा दिया। अब वो फोन टैपिंग, अब इस तरह की बातों पे आ रहे हैं। मैं कहता हूं मानस जी, यदि आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, तो सारे रास्ते खुले हैं। इतना बड़ा न्यायालय बैठा हुआ है, 2 तथ्य लेके पहुंच जाइए वहां पर। हुआ है ना, इस देश में ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं और कोर्ट तक मामले गए भी हैं। नहीं, लेकिन के शर्मा, आपको पता है ना, फोन टैपिंग के आरोप कोई नए तो है नहीं।
फोन टैपिंग के आरोप तो हमेशा से लगते आए हैं, इसीलिए आपका ये कहना कि ये तो हवाई है, आपकी बात पर कैसे यकीन कर लिया जाए? हमें पता है सत्ता में बैठी हर पार्टी विपक्षी दलों के फोन टैप करवाती आई है, और आपको पता है उसका आज तक कोई सबूत मिला नहीं है, कभी नहीं मिलता सबूत, क्योंकि विपक्षी दलों के पास कोई संसाधन है नहीं कि वो कहां से सबूत जुटाएंगे फोन टैप हो रहा है। क्यों नहीं मिला मानस जी? शायद मुझे कहीं लगता है कि आपके रिसर्च में थोड़ी सी विषय आ गए। मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कैसे आए हैं, कैसे फोन टैपिंग के मामले सामने आए। फोन टैपिंग का मामला सामने आया अभी राजस्थान में। मैंने मेरे मानसिक अवस्था की बात क्यों की? ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा कार्य होता रहा है, ये लोग करते भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी करती रही है, समाजवादी भी किए, तो उनका अनुभव बोल रहा है ना। और इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, राजस्थान में अपने सीएम ने अपने डिप्टी सीएम का जो है फोन टैप करवाया, अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट का करवाया, तभी तो देशद्रोह का केस लगाया। और इसके बाद क्या बोला, बाकायदा सदन में बयान भी दिया कि हां हमने टैप करवाया था। ये तो बिल्कुल स्पष्ट, अभी एक साल भी वो घटना मतलब वो होता है ना, मैं यही तो आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूं, मतलब फोन टैप होता है ना, तो ये मत कहिए ना कि फोन टैप नहीं होता है। नो, मेरी बात सुनिए ना, नहीं मेरी बात सुनिए ना। लेकिन उसके जब ये घटनाक्रम होते तो उसके प्रमाण भी सामने होते हैं ना, प्रमाण के साथ लोगों ने कहा था उस समय, और वो साबित भी हुआ है। मैं ये कहता हूं आपके पास कोई प्रमाण है तो बताइए। बोलिए घनश्याम तिवारी, क्या प्रमाण है आपके पास? फोन टैपिंग का आरोप ऐसे ही लगा दिया आपने, या फिर जो इनकम टैक्स की रेड चल रही है अखिलेश के करीबियों पर, उससे आप जोड़ के देख रहे हैं इसको? घनश्याम तिवारी नमस्कार मानक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए, जो अंग्रेजी कहावत है, हिंदी में भी उसका अनुवाद है कि एम्परर हैज नो क्लोथ्स, वो चरितार्थ भारतीय जनता पार्टी और उसकी शहंशाही सरकार हर रोज करती है। जो पेगासस का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पैनल उस पर जांच के लिए बिठाया हुआ है। दुनिया की तमाम सरकारें सिवाय भारत सरकार के उस कंपनी को, एनएसओ नाम की कंपनी को, कोई और सरकार डिफेंड नहीं कर रही है। एप्पल नाम की कंपनी ने अमेरिका में लॉसूट दायर किया है उस कंपनी के खिलाफ, वो कंपनी बंद होने के कगार पे है। खुद इजराइल जहां की वो कंपनी है, वो सरकार भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन बस भारतीय जनता पार्टी है जो एनएसओ के साथ खड़ी है, पेगासस के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि उन्होंने स्मृति ईरानी के सहयोगी से लेकर के किसी बावर्ची, किसी ड्राइवर, अपने मंत्री, इलेक्शन कमिश्नर, जज, हर तरह के लोगों के ऊपर जासूसी करने के आरोप इनकी सरकार के ऊपर लगे हुए हैं, जिसका जवाब इनसे देते नहीं बन रहा है। संसद में भी दे नहीं पाए थे, बहस में भी नहीं दे सकते, और दुनिया भर से उंगलियां उठ रही हैं। जहां तक जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स, आईटी, सीबीआई की रेड है, या फिर अजय मिश्रा टेनी को हर तरीके से बचाने का प्रयास हो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, तब जाकर के उनके वीआईपी पुत्र को जेल की हवा खानी पड़ी है, और वो भी बर्खास्त होंगे। ये कितना भी छुपे रहे, लेकिन वो भी बर्खास्त होंगे। प्रधानमंत्री की कायरता उनकी शक्ति नहीं बन सकती। और तीसरी बात, जिस तरीके से फोन टैपिंग का मामला आया है, जहां पर हमने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि ये न केवल फोन टैप करते हैं, जो लोग जनता की नहीं सुन पाए, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो मर गए, उनकी नहीं सुन पाए। आज जब चुनाव हार रहे हैं तो बैठ करके विपक्ष के नेताओं के फोन अपने घर में सुन रहे हैं। कितने खाली लोग हैं ये। पर सबूत कहां है घनश्याम तिवारी? आप तो सिर्फ शक जता रहे हैं कि पेगासस मामले में देखिए भाग रहे थे, आपके पास सबूत कहां है? आपको कैसे पता चला कि आपके फोन टैप किए जा रहे हैं? आपने ये आरोप लगा दिया। बहुत अच्छा सवाल है। अभी 3 दिन पहले रोना विल्सन के फोन के बारे में गार्डियन और तमाम मैगजीन्स ने छापा कि उनके फोन पर पेगासस का वायरस था। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, उन्होंने कहा है कि हमें वो फोन चाहिए जिसके ऊपर हम एनालाइज कर सकें। जब भारत की सरकार ही सामने आ जाए कि हम आपको कोई जांच, आप और मैं कोई फॉरेंसिक साइंस लैब तो चलाते नहीं है, जिस एमनेस्टी और जिस फॉरेंसिक साइंस नहीं, लेकिन खबर कहीं से तो अखिलेश जी के पास आई होगी ना कि योगी जी अपने अधिकारियों के साथ बैठ के वो कह रहे हैं रोज शाम को मेरा फोन सुनते हैं। उनको कैसे पता चला कि उनका फोन अधिकारियों के साथ बैठ के सीएम सुनते हैं रोज शाम को? भारतीय जनता पार्टी जिस भयंकर हार के इसका सामना कर रही है, उसके चलते अधिकारी स्वयं बता रहे हैं कि क्या क्या अनर्थ हो रहा है। ये खबर जिनके साथ सुन रहे हैं उन लोगों के माध्यम से आ रही है। ऐसा तो नहीं कि जो इनकम टैक्स की रेड चल रही है उससे आपने अंदाजा लगा लिया कि फोन सुने और उसके बाद उसके इनपुट के आधार पर रेड कर दी? देखिए, ये लोग रेड किसी के आधार पर भी कर सकते हैं। सोचिए, न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर रेड हुई, न्यूज क्लिक के ऊपर रेड हुई, भारत समाचार के ऊपर रेड हुई। यहां पर जो भी अपना काम इस देश में ठीक से करेगा उसके ऊपर रेड करेंगे। और अजय मिश्रा टेनी को हो सकता है कि भारत रत्न दे दें, ताकि इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में और प्रोत्साहित हो सके। ओके, के शर्मा जवाब दीजिए। के शर्मा, रेड से भी कुछ नहीं निकला। राजीव राय जो हैं सपा प्रवक्ता महासचिव, वो कह रहे थे मेरे यहां 17,000 रुपए मिले।
उसी तरह साफ पता लग रहा है कि आप कोई ना कोई लूपहोल ढूंढ रहे हैं विपक्ष के किले में, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, इसीलिए आप फोन टैप करवा रहे हैं। मानस जी, पहले तो मैं आपको कहूं कि आपने ये बात जो मुझे सीधा संबोधित किया, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वो नहीं करती है, रेड नहीं करती है। ये स्वायत्त संस्थाएं हैं जिनको यदि इनके पास कोई इनपुट होगा तो वो अपना वो कानून काम करेगा, और कानून काम कर रहा है। काहे को इनको घबराहट है? जब आपने कोई गलती नहीं की, जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो घबराइए मत, आराम से रहिए। कोई हो तो आके वो कर नहीं रहे हैं आपसे, आपके यहाँ जांच कर रहे हैं, उनको कोई इनपुट मिला उसका जवाब दे दीजिए आप। बात यहाँ नहीं है, बात मैं दूसरी कह रहा हूं। मैं फिर से आपको उस बात को रिपीट कर दे रहा हूं कि देखिए ये सब तो झूठ है। अभी अभी ये घनश्याम तिवारी ने क्या कहा, कुछ अधिकारी हैं वो हमें बता रहे हैं, तो ये चापलूसी और चुगली का काम तो आप कर रहे हैं कि अधिकारियों को बुला बुला के पूछ रहे हैं। यह सच्चाई ये है कि इनकी हार बिल्कुल तय हो चुकी है। इनको पता है कि हमें यहां कुछ मिलने वाला है नहीं, तो पहले से एक पृष्ठभूमि बनाओ। तो सबसे पहले ईवीएम पे आरोप लगाओ। 1 महीना पहले लगाया था, कोई जवाब दिया इन्होंने? अभी घनश्याम तिवारी से पूछिए कि अखिलेश यादव ने जब कहा, ये बयान दिया ईवीएम के ऊपर में, तो उसका कोई जवाब इन्होंने दिया? उन्होंने कहा ना कि ईवीएम से सावधान रहिए, ईवीएम का वो कीजिए। तो ये आज तक आपको पता है, यहाँ 2 साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, चुनाव विश्लेषक, पूछ लीजिए इनसे भी। आज तक जो है चुनाव हारा इनके यहाँ, वो सब इसी ईवीएम पे आरोप लगाते रहे। इसके बाद दूसरा आरोप लगा दिया वोटर लिस्ट पे, चुनाव आयोग पे, और कह दिया चुनाव आयोग तो साहब इनका वो है, पहले से कहते हैं एजेंट है। ये इस तरह की भाषा इनकी होती है। ऑलराइट, सुशील विश्वास, कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं बची देश की। कोर्ट का मामला आएगा तो उसमें भी ये कहेंगे कि कोर्ट भी इनके इशारे से ओके, ऑलराइट, सुशील विश्वास, ये किसी क्या प्रियंका गांधी का फोन भी टैप हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? और प्रियंका जी ने जब ये बात कही, क्या वो अपने अनुभव से कही या सिर्फ अखिलेश के जो आरोप हैं उसमें सुर में सुर मिला दिया? शुचि, देखिए, अभी मानसिक अवस्था की बात कही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, तो अगर मानसिक अवस्था संशयात्मक नहीं है तो अभी पीगासस स्नूप गेट के मैटर में तमाम बुद्धिजीवियों और तमाम पत्रकारों के फोन बाकायदा प्रयोगशाला में ले जाके जांचे गए, जिसमें तमाम, अब इंटरनेशनल मीडिया को दिख रहा है, बाकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसी की भी फोन टैपिंग से परहेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर योगी जी तो उसके मामूली से प्यादे हैं। वो तो उन्हीं पग चिन्हों पे पांव ही रखते हैं, वो तो प्रेरणा ही लेते हैं गुजरात के रक्तपात से, गोरखपुर की घटनाओं से। तो वो तो अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा ना कि बस चले तो टेनी को भारत रत्न दे दे, और उन्होंने ऑलरेडी उदाहरण दे दिया। और मुझे लगता है जो फादर स्टैन स्वामी जिनकी मृत्यु हुई, उनके साथ फोन टेम्परिंग की घटना की पुष्टि बाकायदा तथ्यों में हुई है। तो यह इस सरकार की कोई नई जांच नहीं है, ये पूर्व में भी मुखबिरी में लिप्त रहे और बाद में भी मुखबिरी करते रहे। तो ये सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, आंदोलन से जुड़े हो, आंदोलन से ना जुड़े हो, लेकिन जासूसी इनकी रग-रग में है, तो उसी श्रृंखला में है। अपने नाकामियों का पुलिंदा लेके जनता के बीच जाने का जब समय आया है, तब ये इनकी बौखलाहट है कि ये फोन टैपिंग कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने स्वायत्त संस्थाओं की बात करी। जब जब चुनाव आते हैं तब तब स्वायत्त संस्थाएं भी, और अपनी सुविधा के अनुसार रात में 2:30 बजे उसका डायरेक्टर भी बदल लेते हैं। बाकी कितना बेहतरीन उपयोग ये ईडी और इलेक्शन कमीशन और सीबीआई और अन्य एजेंसियों का करते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। मुझे लगता है के पांडे जी बहुत व्यवस्था में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा शुचि, मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूं, के शर्मा कह रहे हैं कि हमें फोन सुन के क्या मिलने वाला है, आप तो पहले से हार रहे हैं। उससे जुड़ा हुआ ही सवाल है मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोन टैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर कोई सत्ताधारी दल, शुचि, अगर कोई सत्ताधारी दल फोन टैपिंग करवाता है विपक्षी दलों की, उनके नेताओं की, क्यों करवाता है? क्या हासिल होता है उससे? देखिए, ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को खरीद फरोख्त से गिराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टॉपल करने के लिए पूरे देश को कोरोना की आग में इन्होंने झोंक दिया। नमस्ते ट्रंप के आयोजन के समय जो स्कैनिंग इन्होंने नहीं रोकी, तो कैसे व्यवस्था का, स्वायत्त संस्थाओं का और जासूसी का दुरुपयोग करके कैसे कॉकटेल मिक्स को डेवलप करना है, जो इनकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को आम जनमानस में इंप्लीमेंट करे, क्योंकि इनकी स्वीकार्यता जनता में नहीं है। और ये भली भांति भारतीय जनता पार्टी और इसके अनुसांगिक संगठनों को ज्ञात है। तो वो साइड का अपना रास्ता बनाने के लिए तो क्या मिलने वाला है, इससे बेटर एग्जांपल इसका क्या है? मतलब क्या विपक्षी दलों की रणनीति जानने के लिए, खुफिया रणनीति जानने के लिए फोन सुने जाते हैं क्या शुचि?
देखिए उनकी रणनीति जानने के लिए और खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से भी अपनी चीजों को वो कहां कहां फिक्स कर सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, क्या मरोड़ सकते हैं, क्या दबा सकते हैं, क्या, मैंने कहा ना, नाकामियों का पुलिंदा लेके जनता के बीच जाने का समय आया है। ओके, बोलिए के शर्मा, उसके बाद अपने चुनाव विश्लेषकों के पास जाऊंगा, अगला मुद्दे पे जाएंगे उसके बाद। के शर्मा जवाब दीजिए। एक, आप विपक्षी दलों की रणनीति जानना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा उनकी कमियां ढूंढ रहे हैं, और दूसरा आपको बस परेशान करना है विपक्षी दलों के नेताओं को। मुझे मानस जी मुझे बताइए, कोई फोन पे बैठ के कमियां बताता है अपनी? है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है जो कांग्रेस की प्रवक्ता जो बयान कर रही है, लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आई इनकी, इन्होंने कहा मैंने मानसिक अवस्था की बात की। ये मानसिक अवस्था का एक उदाहरण आपको बताता हूं। यही दो दल हैं, समाजवादी और कांग्रेस। आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको जानकारी होगी। 2006 की घटना बताता हूं मैं आपको, जब मुलायम सिंह अमर सिंह बनाम सोनिया गांधी का विवाद चरम पर था, और उस समय एक जो है टेलीफोन टेपिंग की घटना सामने आई थी। अमर सिंह और अखिलेश यादव की फोन टेप कराया था कांग्रेस की सरकार ने, और वो टेप बाकायदा कोर्ट में गया था। आपको घटना अच्छी तरह याद होगी। और किस तरह इन्होंने टेप कराकर इस सारे षड्यंत्र को रचा था। बार बार मुलायम सिंह जी इस बात को कहते थे कि कांग्रेस जो है मेरा जो है मुखबरी करवा रही है। तो आज वही दोनों, मैंने इसीलिए कहा कि दोनों की मानसिक अवस्था यही है। क्योंकि एक सेकंड, अखिलेश यादव ने जब आपकी सरकार पर यह आरोप लगाया, और घनश्याम तिवारी, मैं चाहूंगा कि आप इस बात को रिपीट कर दीजिए जो अखिलेश ने कहा है। अखिलेश ने बड़ा क्लियरली कहा है कि बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है, यानी कांग्रेस पर भी वही आरोप है। देखिए अभी जैसे के शर्मा जी शुरू में कह रहे थे कोई कैसे करा सकता है, अब खुद ही बता रहे हैं कि सरकार चाहे तो करा सकती है। एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। करा रहे हैं जो पार्ट कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस पे अपना परचम लहरा दिया है। तो ये लोग, ये अगर फोन टैपिंग आम होती थी तो अब मोबाइल टैपिंग, आईफोन टैपिंग आम हो गई, जो दुनिया की इस सबसे घटिया और देशद्रोही कंपनियों को ला करके अपने ही देश में जजों की टैपिंग कराना, इलेक्शन कमीशन की टैपिंग कराना, अपने मंत्रियों के कुक और बावर्ची की टैपिंग कराना, ये एक नया परचम इन्होंने लहराया है। ओके, के शर्मा कंप्लीट करिए, के शर्मा कंप्लीट करिए, आप बीच में ले आए हैं। बोलिए कंप्लीट। मैं इसलिए कहा कि ये इन दलों की राजनीति का तरीका ही ये रहा है। और अभी शायद सुची जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि इनके यहां चिदंबरम साहब के ने और प्रणब मुखर्जी जी के बीच में जो रिकॉर्डिंग और जो जासूसी का कांड हुआ था, वो आपके यहाँ ये पूरा देश में प्रसिद्ध है सुची जी। तो ये सब चीजों के आप जो है माहिर लोग हैं। हमें कोई आवश्यकता आपकी इसलिए नहीं है क्योंकि आप कहीं जमीन पर है नहीं, कांग्रेस कहीं उत्तर प्रदेश में दिख नहीं रही। अखिलेश यादव की स्थिति ये है कि वो लगातार अपनी हार की पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि मैं जो है पहले ईवीएम पे आरोप लगा दूं, फिर इस पे लगा दूं, फिर इस पे लगा दूं, और सब में लास्ट अगले मुद्दे पे जा रहा हूं। हम क्या कर सकते थे, ये तो सरकार में थे, इन्होंने ओके, अगला मुद्दा। तो पहले अगला मुद्दा दिखाई पड़ रही है, वो भी बहुत अहम है। कुछ भी करने की स्थिति इनकी बची नहीं है। हम तो संजय कुमार और प्रदीप गुप्ता, संजय कुमार और प्रदीप गुप्ता। संजय जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। प्रशांत किशोर कहते हैं एक हो सकता है बीजेपी 2017 से भी ज्यादा सीटें ले आए, पिछले चुनाव से ज्यादा, और दूसरा वो कह रहे हैं 2022 के चुनाव का नतीजा जो भी हो 24 पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। संजय जी, आप सहमत हैं इससे? देखिए, 2017 से भी ज्यादा 2022 में बीजेपी यूपी में सीटें ले आए। अब प्रशांत किशोर ही जानते होंगे क्या आधार है उनकी इस बात का कहने का। मेरे पास तो कोई आंकड़े नहीं है जिससे मैं इस बात की पुष्टि कर सकूं कि ऐसी संभावना दिखती है। आज तो मुझे यही दिखाई पड़ रहा है कि एक मुकाबला हो रहा है यूपी में। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का गठबंधन बनाया है, वो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को एक कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और अगर कड़ी चुनौती दी जा रही है तो बीजेपी के लिए 2017 से 2022 में ज्यादा सीटें लाने की तो संभावना बनती नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है, मुझे तो ऐसा अभी इस वक्त दिखाई नहीं पड़ता। रही दूसरी बात, 2022 के चुनाव के नतीजों का 2024 पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी के तहत प्रशांत किशोर कह रहे हैं, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ लगातार काम कर रहे हैं। और इन चुनावों में बीजेपी भले चुनाव कहीं जीतेगी हारेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस राउंड जो 4-5 राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद गुजरात में होंगे, हिमाचल में होंगे, और उसके बाद लोकसभा के पहले कई अन्य राज्यों में भी चुनाव होंगे। बीजेपी कुछ राज्यों में चुनाव हारेगी, कुछ राज्यों में चुनाव जीतेगी,
लेकिन कुल मिला के बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा नहीं होने वाला कि बीजेपी ध्वस्त हो जाएगी। तो बीजेपी कुल मिला के कुछ संतोषजनक प्रदर्शन जरूर करेगी, हो सकता है बहुत अच्छा भी करे। हतोत्साहित न हो दूसरी पार्टियां, और खासकर वो पार्टी जिसके साथ प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस। मुझे लगता है मनोबल बढ़ाए रहने के लिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 2022 के नतीजों का 2024 के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब संजय जी आप ये कह रहे हैं 22 का असर 24 पर होगा, और 22 को 24 का सेमीफाइनल कहना गलत नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि 22 असर होगा ही और सेमीफाइनल कहना गलत नहीं है, क्योंकि अभी तो कई सेमीफाइनल होंगे। इसके बाद गुजरात भी है, हिमाचल भी है, उसके बाद एक बड़ा सेमीफाइनल हम 2023 में देखेंगे, जिस वक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव में जाएंगे। तो हर चुनाव, हर राउंड को एक सेमीफाइनल कह सकते हैं। और मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि इनके नतीजों का असर पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं कि असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस संबंध ढूंढने की अभी कोशिश तलाशना। लेकिन प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी के तहत कह रहे हैं, और स्ट्रैटेजी क्या है? तृणमूल कांग्रेस जिसके लिए वो एक स्ट्रैटेजिस्ट है, वो अभी चुनाव नहीं लड़ रही है 2024 के पहले। तो बाकी अन्य पार्टियां अगर अच्छा करेगी, और खासकर बीजेपी अच्छा करेगी, तो तृणमूल कांग्रेस के लीडरों का, उनके जो कार्यकर्ता, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो मनोबल ना नीचे गिरे कि बीजेपी इतना अच्छा कर रही है तो 2024 का चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी। इस स्ट्रैटेजी के तहत प्रशांत किशोर इस थ्योरी को लेकर सामने आ रहे। ओके, संजय कुमार कह रहे हैं प्रशांत किशोर के बयान को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टीएमसी की तरफ से बोल रहे हैं, एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर कम बोल रहे हैं। प्रदीप जी, आप भी सहमत हैं क्या? पहले यहीं से शुरू करिए, क्या आपको भी लगता है 22 के चुनाव का असर 24 के लोकसभा चुनाव पर नहीं होगा? देखिए, दो तीन चीजें आपने सवाल पूछे प्रशांत किशोर जी ने जो भी बयान दिया उसके संदर्भ में। मैं संजय कुमार जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो प्रशांत किशोर जी के बयान है वो उनके अपने एक रणनीति के तहत है। वो एक पार्टी या एक कुनबे को बिलोंग करते हैं, उसके चलते उन्होंने कहा है। ठीक है, तो वो रहने दीजिए। जहां तक सेमीफाइनल की बात है, हम हर बार करते हैं, तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं, राजनीति में सेमीफाइनल जैसी कोई चीज होती नहीं है कभी, क्योंकि सेमीफाइनल का मतलब उसमें जो हार जाएगा वो फाइनल में जाके मैच नहीं खेलेगा, यदि आप स्पोर्ट्स के संदर्भ में कह रहे हैं। तो राजनीति में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और आप पिछले 30 सालों का जो कि अभी निकट उसका जो हिसाब निकाल के देखें तो आप पाएंगे ज्यादा करके ऐसा हुआ है कि राज्य और केंद्र दोनों के चुनावों का अपना अपना तरीका होता है। लोगों को चुनने का जो अपनी अपनी उनकी आशाएं अभिलाषाएं होती हैं दोनों सरकारों से, और उसके अनुसार वो मत लेते हैं। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं। आप 14 और 19 के लोकसभा दिल्ली के देख लीजिए, जहां पे कि 7 की 7 सीटें जीते, और उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव कैसे जीती। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान देख लीजिए 18 में, जो कि नवंबर के महीने में चुनाव जो है इनमें कांग्रेस ने जीता अच्छे से। और लोकसभा में कहें तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 1 और 2 सीट आई है, बाकी पूरा का पूरा सूखा साफ था कांग्रेस का, और बीजेपी अच्छे मतों से जीती वहां पे लोकसभा में। तो हर चुनाव का अपना एक महत्व होता है, अपना एक तरीका होता है, और लोग अपनी आशाओं अभिलाषाओं के अनुसार चुनते हैं। और उनका सबसे सिंपल होता है, भाई 5 साल पहले हमने जिन प्रॉमिसेस या जिन वादों के चलते आपको चुना था, उसका आपने कैसा परफॉर्मेंस किया। अच्छा किया तो आप फिर से उसके लायक है, अच्छा नहीं किया तो आप बाजू में होइए, दूसरे को आने दीजिए। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो दर्शकों को एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, उत्तर प्रदेश बड़े और मझोले साइज के राज्यों में एकमात्र हिंदुस्तान का ऐसा राज्य है जहां पे कि 4 पार्टी 2 रीजनल और 2 नेशनल पार्टी ने 2 बार पूरी तरह से सरकार बनाई है। ये केवल और केवल एक राज्य में हुआ है। और पिछले 3 बार, लगातार 3 बार की बात करें तो जनता ने तीनों बार अलग अलग सरकार को चुन के भेजा है और पूर्ण बहुमत दिया है और कंप्लीट मेजॉरिटी दी है। पिछली 3 सरकारों में अलग अलग पार्टी को फुल मेजॉरिटी दी है। जी प्रदीप जी, इससे सवाल एक बार फिर से वही आएगा जिस पर हम न जाने कितने हजारों घंटे बहस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। 24 में नरेंद्र मोदी या मोदी वेव की परीक्षा होगी। आपकी बातों से, संजय जी की बातों से ऐसा लग रहा है उससे पहले हो सकता है मोदी रीजनल स्टेट इलेक्शंस में छोटा फैक्टर हो, लेकिन उन पर वोट नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों है प्रदीप जी कि असेंबली इलेक्शंस में मोदी का जादू नहीं चलता है और लोकसभा इलेक्शन में चलता है?
देखिए, मैंने वही बताया कि जब मोदी का सवाल आता है तो मोदी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए लोग वोट करते हैं और उसमें मोदी को ध्यान में रखते हुए वोट करते हैं, तो 100/100 वो बात सही होती। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट की बात हो तो वहां बहुत सारे, वहां पे मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो बोलते हैं ना कि एक नाव के अंदर जब दो लोग बैठ जाते हैं तो पता नहीं वो कौन सी दिशा में बहा के ले जाएंगे। तो आपने देखा होगा बीजेपी ज्यादा करके, महाराष्ट्र की बात कर लें, बीजेपी तो डबल इंजन कहती है, उसे डबल इंजन करके बेचती है। नहीं, डबल इंजन तो ठीक है, बहुत सारी पॉलिसी और बहुत सारी चीजों पे जमीन पे काम करने के लिए यदि डबल इंजन हो तो जो बोलते हैं ना तेजी के साथ काम हो जाता है, बहुत से अप्रूवल्स, बहुत से इम्प्लीमेंटेशन जो है बड़ी तेजी से होते हैं, तो वो बात सही है। हाँ। लेकिन जनता उसको दूसरे नजरिए से देखती है। जनता ये देखती है कि जी आप जो पुराने स्टेट्स हैं, अभी महाराष्ट्र को ले लीजिए, झारखंड को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, कि आपको जनता ने चुन के भेजा था डबल इंजन के तहत ही, तो आपने वहां पर कैसा काम किया। हरियाणा को ले लीजिए, हरियाणा से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो वो प्योर और प्योर परफॉर्मेंस देखती है। जहां पे परफॉर्मेंस बिल्कुल उनके उम्मीद के मुताबिक हुआ, जनता फिर से चुन लेती है। उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, दूसरा अल्टरनेटिव और विकल्प की तरह चली जाती है। और मोदी जी की जहां तक आपने बात करी, वो प्रधानमंत्री के तौर पे जो उनसे अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वो जनता खरा पाती है तो वो बार बार चुन के भेजती है। हाँ, और संजय जी जरा इसका थोड़ा परिभाषा भी मुझे बता दीजिए। आपने भी वही बात कही और प्रदीप जी ने भी, कि जनता परफॉर्मेंस देखती है, प्रदर्शन देखती है सरकार का, वादों पे कितने खरी उतरी सरकार ये देखती है, उस हिसाब से अपने इश्यूज पे वोट डालती है। इस बार यूपी में इस प्रदर्शन या परफॉर्मेंस में क्या क्या आएगा, क्योंकि बीजेपी तो भावनात्मक मुद्दों पर बहुत थ्राइव करती है। प्रदीप जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और जो सवाल आप पूछ रहे हैं मानक, ये जरूर है कि अगर सरकार काम करती है तो जनता दोबारा उसे चुनना चाहती है। अगर सरकार ने काम नहीं किया तब उसके दोबारा चुन के आने की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन आजकल गठजोड़ की राजनीति में जहां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इतनी प्रधान हो गई है, यूपी, बिहार और ऐसे कई राज्यों में, कई बार ऐसा होता है पार्टियां अच्छा काम करके भी शायद पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं होती है कि वो सरकार में दोबारा जीत पाएगी या नहीं पाएगी, दोबारा वो चुनाव जीत पाएगी या नहीं पाएगी। और यही स्थिति कमोबेश मुझे लगता है यूपी में दिखाई पड़ रहा है। सरकार ने काम किए हैं, उनके वादे भी हैं, इस वजह से पार्टियां गठबंधन करती हैं। आप देखिए समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से गठबंधन किया है और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बीजेपी भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। बीजेपी कितना भी क्लेम कर ले कि हमने विकास के कई कार्य किए, लेकिन जिस तरह से प्रयास है बीजेपी का गठबंधन करना है, छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ना है, और बिहार के चुनाव में भी ऐसा हुआ, कई अन्य राज्यों में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो विकास के काम पर लोग झुकते तो हैं उस पार्टी की तरफ जिस पार्टी की सरकार रही। हाँ। लेकिन फिर भी एक एक्स फैक्टर होता है जिसकी तलाश पार्टियां करती हैं, और ये एक्स फैक्टर है कॉम्बिनेशन, गठबंधन बनाना। तो विकास के काम पर पूरी तरह भरोसा कर पाना पार्टियों के लिए शायद मुश्किल हो गया है। इस वजह से गठबंधन की तलाश जारी रहती है पार्टी। ओके, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रदीप जी बोलिए। बस मैं एक ही चीज जोड़ना चाह रहा था संजय जी की बात पे, कि जैसे लोकसभा 19 का चुनाव देखें, महागठबंधन जिसको सही मायने में कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बसपा, सपा और आरएलडी तीनों ने गठबंधन किया और तीनों का वोट प्रतिशत 17 के विधानसभा चुनाव का देखें तो 22 और 2 था। तो कहने का मतलब वो गठबंधन ने बिल्कुल भी काम नहीं किया उस समय पर। दोनों का वोट मिलके यानी तीनों पार्टी का मिलके केवल 39% रह गया, जो कि 46% था। और बीजेपी ने जो है 64 सीटें जीती। यदि उसको आप असेंबली सेगमेंट में देखें तो 284 सीटें जीती। तो वो आप इससे बड़ा गठबंधन की तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसी बात के लिए मैं कह रहा हूं, जो परफॉर्मेंस के लिए ही वहां पर जो है जनता ने तो आपकी परफॉर्मेंस में भावनात्मक मुद्दे भी शामिल है क्या प्रदीप जी? जो परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं उसमें भावनात्मक मुद्दे वो भी शामिल हैं क्या बीजेपी के? मुझे नहीं लगता। भावनात्मक मुद्दे तो कुछ होते नहीं, वो पार्टी की अपनी विचारधारा है। उनको ऐसा लगता है जनता को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। जनता से आपने क्या वादे किए थे और क्या जमीन पे आए, उसके सिवा इस आप ऐसे आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रदीप जी। मतलब ध्रुवीकरण नाम की कोई चीज, ध्रुवीकरण नाम की कोई चीज इस चुनाव में नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? जनता ऐसे देखती है कि आपने क्या ऑर्डर किया। आप एक ग्रोसरी का फोन के ऊपर या लिस्ट ऑर्डर करते हैं, जब घर में सामान आता है तो आप ऐसे टिक करते हैं ना
जनता बिल्कुल वैसे ही टिक करके और पक्का निश्चित करती कि क्या आया और क्या नहीं आया, उसके अनुसार वो निर्णय लेती है। भावनात्मक मुद्दे हर आदमी को, हर नेता को अपने अपने हिसाब से वो करते हैं। मुझे नहीं लगता जनता को उससे कुछ लेना देना। संजय जी एक कमेंट और, इसका मतलब संजय जी आप भी सहमत हैं ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं चलेगा यूपी में, जबकि एक भगवाधारी सीएम बीजेपी ने जब बनाया था, जाहिर है इसी रणनीति के साथ बनाया था। मैं नहीं मानता कि ध्रुवीकरण की राजनीति यूपी में नहीं चलेगी। जिस तरह से प्रचार प्रसार पार्टियां कर रही हैं, और सारी पार्टियां उसमें शामिल हैं, अगर आप देखें जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है, और आने वाले समय में भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रचार बिल्कुल रिलीजियस लाइन पे किया जाएगा, और ध्रुवीकरण की पूरी का एक अहम भूमिका होने वाली है यूपी के चुनाव में। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। घनश्याम तिवारी, अगर 2022 के चुनाव में आपका गठबंधन बीजेपी से आगे लग भी रहा है, गठबंधन के मामले में कह रहा हूं, लग भी रहा है, वापस प्रशांत किशोर के बयान पे आ रहा हूं, और जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 24 के चुनाव और 22 के चुनाव में कोई संबंध नहीं है। घनश्याम तिवारी, 2022 में जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, देखिए पिछले 6 महीने से सड़क से लेकर के पेड़ पौधों का पुचारा किया जा रहा था, अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। फिर अमित शाह आए और उनको लगा कि ये तो फ्लॉप होने वाला है, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि 2024 में अगर मोदी जी को जिताना है तो 2022 में बीजेपी को जिताओ। अगर उनको इस बात पे इतना यकीन होता तो वे कहते ही नहीं। उसके बाद मोदी जी जो सुबह उठते हैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में, शाम होते होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर वो उनको 2024 और 2022 नहीं दिखाई दे रहा होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर दर दर क्यों घूम रहे होते। फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ वोट मिलेंगे तो ऐसे लोगों के मिलेंगे जो पेट्रोल डीजल 200 रुपए लीटर खरीदना चाहते हैं, सरसों का तेल 400 रुपए लीटर खरीदना चाहते हैं, गैस के सिलेंडर 2000 का खरीदना चाहते हैं, और अपने बच्चों को अगले 10 साल तक बेरोजगार देखना चाहते हैं। और जैसा स्वर्गीय चंदन की माता जी ने कहा, वो चाहते हैं कि ऐसे लोग सत्ता में रहें जो उनके बच्चों को अपनी नफरत की राजनीति में ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। बीजेपी को करोड़ों लोग वोट देते हैं, आपको भी पता है। उन सब वोटरों की समझ पर सवाल मत उठाइए। जनादेश है, जनादेश को तो स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको वोट नहीं दिया इसका मतलब ये थोड़ा है कि वोटर बेवकूफ है। घनश्याम तिवारी, मैं कहां कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कौन वोट देगा वो बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कौन वोट देने वाला है। जिन लोगों को सड़क पर छुट्टा पशु बहुत अच्छा दिखाई देता है, लगता है कि उत्तर प्रदेश की वो शान। नहीं, आपने कहा ना, वो लोग जो अपने बच्चों को 10 साल तक बेरोजगार देखना चाहते हैं, जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं ये लोग तो वोटर बहुत सोच समझ कर वोट देता है। मैं कह रहा हूं ये लोग 100% वोट देंगे क्योंकि इनके अरमान पूरे हो रहे हैं जो अभी। अरे हर पार्टी का एक वोट बैंक होता है घनश्याम तिवारी, आपका भी है। हर पार्टी का एक फिक्स वोट बैंक होता है। सही कह रहा हूं प्रदीप जी, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अलाइनमेंट होता है, और मैं वापस आपको कह रहा हूं, आप ध्रुवीकरण और जातिगत और धार्मिक, ये तीनों विषय को यदि आप अच्छे से एनालिसिस करें तो पाएंगे ये तीनों अलग अलग, इनके बीच में जरूर एक पतली लाइन है, बट पतली लाइन जो है वो बहुत स्ट्रांग है। यदि आप नेशनलिज्म की बात करेंगे और उसको धर्म से जोड़ेंगे, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में वो बिल्कुल काम नहीं है। ओके, ऑलराइट, के शर्मा समझ लीजिए। और जातिवाद और धर्म ये फिर दो अलग विषय हैं। हाँ, मैं जिस जाति का हूं, मैं बिल्कुल उसी जाति के अपने मेरे नुमाइंदे यदि खड़े प्रतिनिधि कर रहे हैं तो मैं उसको ही वोट दूंगा। इसमें कहीं ध्रुवीकरण का कोई प्रश्न नहीं आता। हाँ, लेकिन अब नेता क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जाने। ओके, के शर्मा, घनश्याम तिवारी का आरोप है प्रधानमंत्री को पता है यूपी हार गए तो 24 मुश्किल में पड़ जाएगा, इसीलिए वो यूपी आ रहे हैं, इतना ज्यादा, इतनी ताकत लगा रहे हैं। देखिए पहले एक कमेंट तो मैं घनश्याम तिवारी जी की भाषा पे कर दूं, क्योंकि जिस भाषा से अभी वो बोल रहे थे, जिस भाषा का उपयोग कर रहे थे, यही जो है समाजवादी पार्टी की असलियत है, जो घनश्याम तिवारी जी की जबान पे आ गई। धमकाना, डराना, गुंडागिर्दी करना और जनादेश का अपमान करना, यही समाजवादियों ने किया है और इसी का परिणाम भोग रहे हैं। रही बात जो आप इसकी सेमीफाइनल फाइनल की कह रहे हैं, मैं केवल इतना ही कहूँगा मानस जी, ये एक तरह का गॉसिप पॉइंट है। ये पॉलिटिकल पंडित, सर्वे और ये जो तमाम तरह के लोग हैं, इनके लिए एक गॉसिप पॉइंट होता है कि इस तरह का कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल है, ये और ये जो है क्वार्टर फाइनल है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को किस रूप में देखती है, मैं वो स्पष्ट कर दूं आपको। हम जो है हर चुनाव को पंचायत लेवल से लेकर और राष्ट्र आम चुनाव जो है, हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण उसको मानते हैं, पूरी तरह मेहनत करते हैं और उस चुनाव को लड़ते हैं।
और कोई भी चुनाव हमारे लिए छोटा नहीं है, हर चुनाव हमारे लिए लेकिन बरोबर यूपी अलग है, हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण। 2014 और 19 दोनों में उत्तर प्रदेश ने ही आपको प्रचंड बहुमत दिलवाया था। दोनों चुनाव देख लीजिए आप। मैं यूपी में, इसीलिए यूपी में इतनी ताकत लगाना स्वाभाविक है। बड़ा सीधा सा जवाब है इसका। इसे मानने में दिक्कत क्या है आपको? मान लीजिए मैं यूपी आ रहा, मैं आ तो रहा हूं उसी बात पर। मानस जी जा रहे हैं यूपी का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण इसलिए और हो जाता है क्योंकि 80 सीट जो है लोकसभा की यहां से आती है और एक बड़ा राज्य है, तो निश्चित तौर से हम इसे महत्वपूर्ण तो मानते ही हैं। लेकिन ये जो लोग कहते हैं सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, हम इस पर कोई विश्वास नहीं करते। चुनाव जीतना, चुनाव जनता के बीच जाना, उसका जन समर्थन प्राप्त करना, ओके, ये मतलब अगर आप यूपी हारे तब भी 2024 जीतेंगे, एक बार कह दीजिए। हो चाहे मणिपुर हो चाहे अच्छा, दोनों तरह से कह दीजिए कि हमारे पास 24 जीते तो मतलब 22 जीते तो 24 की गारंटी नहीं है, और अगर 22 हारे तो 24 की गारंटी है। क्या है? मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं दोनों में कोई संबंध नहीं है तो कह दीजिए अगर 22 हारे तब भी 24 जीतेंगे और 22 जीते तब भी 24 जीतेंगे। 24 तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है सामने हमारे। ये तो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये जितना आप विपक्ष देख रहे हैं, ये 17 पार्टी हमेशा हाथ मिलाती है और 22 फिर चुनाव आते तो कहां बिखर जाती और 22 अभी तो इन लोग का कोई सामने है ही नहीं। और 22 में भी कौन है हमारे सामने, आप बताओ ना इस समय। ये तो बाकी जो लोग हैं, यदि इस तरह से चुनाव में ये गंभीर होते तो इस तरह की बहानेबाजी करते। ओके, शुचि विश्वास, क्योंकि शुचि आपका इस पर स्टैंड बहुत अहम होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के स्टेक्स, हाँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के स्टेक्स यूपी के चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत हाई नहीं है, पर 24 में आपको बहुत उम्मीदें हैं। आपको भी लगता है 22 और 24 का कोई संबंध नहीं है? देखिए, अभी तक तो मानसिक अवस्था पे डाउट था, अब तो मुझे नेत्र दोष की भी समस्या लग रही है, क्योंकि हाथरस में देख नहीं पा रहे हैं, सोनभद्र में, उम्भा में देख नहीं पा रहे हैं, बागपत में श्रीमती प्रियंका गांधी जी देख नहीं पा रहे हैं, लखीमपुर में 3 दिन उनको हाउस अरेस्ट किया बिना किसी लीगल वैलिडेशन के। 1 करोड़ रुपए पंजाब और सरकारों द्वारा दिया गया कांग्रेस की, उसके बावजूद उनके न्याय के लिए और टेनी साहब की बर्खास्तगी के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन श्रीमान के पांडे जी को दिख नहीं रहा है। तो विकल्प नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो गुजरात के नरसंहार और रक्तपात के प्रतीक हैं, आपने जवाब नहीं दिया के तौर पर आपने जवाब नहीं दिया। मैडम पहले हिंदी पढ़ना सीख लीजिए। करोड़ रुपया खर्चा करके। शुचि एक सेकंड, शुचि एक सेकंड, शुचि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये बात आप कह चुकी, अब आप रिपीट कर रही हैं। शुचि 1 सेकंड, शुचि 1 सेकंड, आप रिपीट कर रही हैं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, अगर बीजेपी 22 जीती तो 24 में गारंटी नहीं है जीत की, आप ये कहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पैकअप का समय बिल्कुल निकट है। अर्थव्यवस्था पाताल लोक में है, बेरोजगारों की स्थिति आप देख रहे हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, शिक्षा मित्रों की स्थिति, आशा बहुओं की स्थिति। अच्छा, मैं घुमा के पूछ रहा हूं। ऑल राइट, एक और कोशिश कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही है, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं। शुचि, मैं घुमा के पूछ रहा हूं, 1 सेकंड। अगर कांग्रेस ने यूपी में इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो आपके लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा कांग्रेस के प्रदर्शन पर 24 में? देखिए, कांग्रेस ने सेवा की भावना, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि कोई बड़े बड़े दावे आपको करें, लेकिन हम धरातल पर काम कर रहे हैं और जनमानस त्रस्त है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति के अलावा, मुझे पता है बड़ा ट्रिकी सा सवाल था, इसीलिए शुचि बच निकली इससे। के शर्मा 10 सेकंड दे रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड। नहीं, 10 सेकंड। पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय को बता दूं कि वो पहले हिंदी पढ़ना सीखें। मेरा नाम के शर्मा है, के पांडे नहीं है, पहले तो वो क्लियर करें। दूसरी बात, मैं इनको बता दूं, ये 2024 की बात कर रही हैं, चुनाव जीतने की। मैं ये कह रहा हूं, पहले 2 साल हो गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक नहीं चुने गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन लीजिए। बिना अध्यक्ष की कौन सी पार्टी चला रहे हैं आप लोग? अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रहे हैं। ना राहुल गांधी अध्यक्ष होंगे कि सोनिया गांधी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। इलेक्शन एक्सपर्ट्स की अपनी राय है, आपने संजय कुमार को सुना, आपने प्रदीप गुप्ता को सुना, लेकिन हिंदुस्तान के जनमानस में वाकई 22 की चर्चा 24 की चर्चा के बिना हो ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो संबंध है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। प्रदीप गुप्ता, घनश्याम तिवारी, संजय कुमार, शुचि, आपका थैंक यू। के शर्मा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।